हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। लास्ट वीडियो में हमने इस चैनल पर रतनपुर के कलचुरी वन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन किया था। आइए स्टार्ट करते हैं रायपुर के कलचुरी वन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। उससे पहले आप कमेंट में बताइएगा, सकल कौशलाधिपति की उपाधि किस शासक को प्राप्त हुई थी। आइए स्टार्ट करते हैं रायपुर के कलचुरी वंश। रायपुर के कलचुरी वंश का शासनकाल लगभग 1300 ईस्वी से लेकर 1753 ईस्वी तक था, जिसमें इस वंश के संस्थापक केशव देव को माना जाता है और कहीं कहीं आयोग ने रामचंद्र देव को भी संस्थापक माना है। इस वंश की राजधानी खल्लारी थी और इस वंश का अंतिम शासक अमर सिंह देव थे। आइए स्टार्ट करते हैं इस वंश से रिलेटेड पहला क्वेश्चन। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शासक का प्रथम शासक कौन था। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शासक का प्रथम शासक कौन था। ये पूछ रहा है रतनपुर से रायपुर में आने वाले पहले कलचुरी शासक कौन थे। ऑप्शन ए ब्रह्मदेव, ऑप्शन बी रामचंद्र देव, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी अजीत सिंह, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा रामचंद्र देव। अगर केशव देव को भी इसमें दिया रहता तो थोड़ा कन्फ्यूज़न होता, लेकिन इसमें रामचंद्र देव को दिया है तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या। छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग द्वारा रायपुर में रतनपुर के गौड़ कलचुरी शासक का प्रथम शासक रामचंद्र देव को माना है, जबकि परंपरागत रूप से केशव देव को रायपुर के कलचुरी लहुरी शाखा का संस्थापक व प्रथम शासक के रूप में जाना जाता है। तो आप देख सकते हैं आयोग ने रामचंद्र देव को माना है और लेकिन परंपरागत रूप से केशव देव प्रथम शासक थे रायपुर के लहुरी शाखा के। संभवतः आयोग ने उत्तर रामचंद्र देव इसलिए लिया होगा क्योंकि रायपुर नगर की स्थापना रामचंद्र देव ने की थी, अतः वह रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शासक का प्रथम शासक था। तो आप समझ गए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी। रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा द्वारा की गई थी। तो अभी हमने देखा था रामचंद्र देव ने रायपुर की स्थापना की थी और रायपुर की स्थापना रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर की थी। ब्रह्मदेव राय के नाम पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर का नाम किसके नाम पर पड़ा था। अभी मैं बताया था ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ब्रह्मदेव राय के नाम पर पड़ा और ये जो है रामचंद्र देव के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्मदेव का रायपुर शिलालेख किस संग्रहालय में संरक्षित है। ब्रह्मदेव का जो रायपुर शिलालेख है वो किस संग्रहालय में संरक्षित रखा गया है। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका आंसर ऑप्शन सी नागपुर हो जाएगा। रायपुर देख के रायपुर को टिक नहीं लगा देना, इसका सही आंसर है नागपुर। व्याख्या। रायपुर के कलचुरी लहुरी शाखा के 2 शिलालेख रायपुर व खल्लारी से प्राप्त हुए हैं। इसमें से रायपुर शिलालेख नागपुर संग्रहालय में संरक्षित है। रायपुर शिलालेख जो है नागपुर संग्रहालय में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। रायपुर वंश के अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी उमेद सिंह, ऑप्शन सी सूरत सिंह, ऑप्शन डी कुशल सिंह, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमर सिंह अंतिम शासक था। व्याख्या। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम स्वतंत्र शासक अमर सिंह था। इसके बाद मराठों के अधीन अंतिम शासक शिवराज सिंह था, जिसे मराठों ने जीवन यापन के लिए महासमुंद तहसील के अंतर्गत बड़गांव सहित कर मुक्त 5 गांव दिए। मराठों के अधीन अंतिम शासक शिवराज सिंह थे, जिन्हें जीवन यापन के लिए महासमुंद तहसील के बड़गांव सहित 5 गांव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में निम्नलिखित 3 परगने दिए।
तो अमर सिंह को मराठों ने कौन कौन से 3 परगने दिए थे देखते हैं। ऑप्शन ए रायपुर, राजिम, नवागांव। तो रायपुर राजिम तो था, नवागांव नहीं था, तो ये गलत। ऑप्शन बी राजिम, आरंग और सिरपुर। तो इसमें आरंग और सिरपुर नहीं है, तो ये भी गलत। तीसरा रायपुर, राजिम और पाटन। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी है, रायपुर, राजिम और पाटन को परगने दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। तो कौन कौन से रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे देखते हैं। पहला चामुंड सिंह देव, तो ये थे, ये सही है। दूसरा मोहन सिंह देव, ये नहीं थे। तीसरा उमेद सिंह देव, ये थे। चौथा अमर सिंह देव, ये भी थे रायपुर के कलचुरी वंश के शासक। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है, जो हमारे ऑप्शन डी में दिया है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देख लेते हैं। हाँ, वह शासक जो रायपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित थे। पहला चामुंड सिंह 1528 ईस्वी से 1563 ईस्वी तक थे। दूसरा उमेद सिंह 1685 से 1705 ईस्वी तक थे। तीसरा अमर सिंह 1741 से 1753 ईस्वी तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को निम्नलिखित में से किस उपाधि से संबोधित किया जाता है। तो रायपुर शाखा के जो शासक हैं उसको कौन से नाम से संबोधित किया जाता है, कौन से उपाधि से संबोधित किया जाता है। ऑप्शन बी महाराजाधिराज, ऑप्शन सी महासामंत, ऑप्शन डी महामात्य कुमार। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाराज कुमार राज उपाधि से संबोधित किया जाता था। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन के अंतर्गत रायपुर शाखा के शासक को महाराज कुमार राज की उपाधि से संबोधित किया जाता था। अब नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन, कलचुरी कालीन प्रशासन से संबंधित। तो ये जो रतनपुर के कलचुरी शासक और रायपुर के कलचुरी शासक थे, दोनों के प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया। तो अभी मैंने बताया था कलचुरी शासक वाले ने किया था, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा, वो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों का शासनकाल 990 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक रहा, जो कि इस राज्य में शासन करने वाले वंशों में सर्वाधिक लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की 2 शाखाएं कौन सी थी। तो रतनपुर और रायपुर थी, हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रतनपुर और रायपुर। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों की 2 शाखा रतनपुर और रायपुर शाखा विद्यमान थे। शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर के कलचुरियों ने शासन किया, जबकि दक्षिण में रायपुर के कलचुरियों ने शासन किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में हेहय वंशी कलचुरी शासकों की राजधानी थी। हेहय वंशी कलचुरियों को ही कहा जाता था। कौन कौन सा इनका राजधानी था वो देखते हैं। पहला तुम्माड़, तो ये राजधानी थी, ये सही है। दूसरा रतनपुर भी कलचुरियों की राजधानी थी। तीसरा पाली, पाली कलचुरियों की राजधानी नहीं थी। पाली कोरबा में 9वीं शताब्दी में बाण वंश का शासन था, तो ये बाण वंश की राजधानी थी। और चौथा रायपुर, तो रायपुर भी थी रायपुर शाखा की, इसलिए पहला, दूसरा और चौथा सही है हमारा, जो हमारा आंसर ऑप्शन डी में है, हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में हेहय वंशी कलचुरी शासकों की निम्न राजधानियाँ थी। पहला तुम्माड़, दूसरा रतनपुर, तीसरा रायपुर, चौथा त्रिपुरी, पांचवा प्रयाग, छठवां काशी, सातवां कालंजर, आठवां खल्लवाटिका। तो इस तरीके से 8 राजधानी थी कलचुरियों की, इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी।
ऑप्शन ए त्रिपुरी, ऑप्शन बी तुम्बाड़, ऑप्शन सी जाजल्यपुर, ऑप्शन डी रतनपुर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, जाजल्यपुर कलचुरियों की राजधानी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी प्रशासन के तहत प्रत्येक गढ़ कितने गांवों से मिलकर बना था? तो प्रत्येक गढ़ कितने गांवों से मिलकर बना था? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 84, ऑप्शन डी 12। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 84। याद रखिए, एक गढ़ में कितने 7 बरहा होता था, बरहा। और एक गढ़ में अगर क्या पूछा जाए, गांव पूछा जाए तो 84 गांव होता था। अगर एक गढ़ में कितने बरहा बोला जाए तो 7 बरहा, और एक गढ़ में 84 गांव होता था। और एक बरहा में 12 गांव होते थे, एक बरहा में 12 गांव होते थे, इसको ध्यान रखें। आइए व्याख्या देख लेते हैं। अच्छा, व्याख्या में ये लिखा हुआ है। व्याख्या, कलचुरी प्रशासन की इकाइयाँ निम्न हैं। इकाई प्रमुख और विशेष। पहले राष्ट्र, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राजा होता है। और इसका विशेष सर्वोच्च इकाई, ये सर्वोच्च इकाई होता है। दूसरा, राष्ट्र के नीचे में विषय होता है और इसका प्रमुख विषयपति होता है। और इसका ये क्या है? जिला इसका विशेष होता है। तीसरा, देश जनपद, देश और जनपद का प्रमुख महामंडलेश्वर होता है। लाखों गांवों का एक समूह होता है जिसको देश या जनपद कहा जाता था। चौथा, मंडल, इसका प्रमुख मांडलिक होता था और ये विकास खंड में बटा हुआ होता था। अब पांचवा है गढ़, गढ़ दीवान इसका प्रमुख होता था जिसे गढ़ाधिपति भी बोला जाता था। एक गढ़ में 7 बरहा होता था। और छठवा है बरहो, बरहो का प्रमुख होता था दाऊ जिसको तालुकाधिकारी भी बोला जाता था। और एक बरहा में 12 गांव होता है और एक गढ़ में 84 गांव होता है, याद रखें। सातवां ग्राम, ग्राम का प्रमुख होता था गौटिया और इसका विशेष है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होता था? ग्राम होता था जिसका प्रमुख गौटिया होता था। तो ध्यान रखिए, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी कौन था? पहला ऑप्शन ए दीवान, ऑप्शन बी दाऊ, ऑप्शन सी गौटिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। व्याख्या अभी देखे थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़ कलचुरी शासन काल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था? रतनपुर राज्य की इकाई कौन सा गढ़ नहीं था? ऑप्शन ए लाफागढ़, ऑप्शन बी सोनाखान, ऑप्शन सी उपरोड़ा, ऑप्शन डी राजनांदगांव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी राजनांदगांव हो जाएगा। राजनांदगांव रतनपुर राज्य की इकाई नहीं थी। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या, ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी चिस्म ने सन 1868 ईस्वी में कलचुरी राजा कल्याण साय 1544 से 1581 ईस्वी की राजस्व पुस्तिका को आधार बनाकर, याद रखना ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी जो चिस्म था उसने कल्याण साय की राजस्व पुस्तिका को आधार बनाकर इस क्षेत्र को 36 गढ़ों में बांटा था। जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है उसको 36 गढ़ों में बांटा था। 18 गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में रतनपुर राज्य के अधीन एवं 18 गढ़ शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर राज्य के अधीन थे। छत्तीसगढ़ के नामकरण के संदर्भ में इसे ही सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है। ये जो 18 गढ़ बटे थे शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में, इसी के ही आधार पर छत्तीसगढ़ हुए और छत्तीसगढ़ का नाम बना, ये सर्वाधिक प्रमाणित माना जाता है। उक्त छत्तीसगढ़ों का नाम निम्नानुसार है। अ रतनपुर शिवनाथ नदी के उत्तर में, इसमें कौन कौन से गढ़ आएंगे देखते हैं। रतनपुर, मारो, विजयपुर, खरोदगढ़,
कोटगढ़, नवागढ़, सोढ़ीगढ़, ओखरगढ़, पंडरभाठा, सेमुरियागढ़, मदनपुर चांपा, लाफागढ़, कोसगई, छुरी, कोसगई जो है छुरी के अंदर में है, और मदनपुर चांपा, केदागढ़, मातिनगढ़, उपरोरागढ़, कंडरी, करकट्टी, करकट्टी। तो ये सब क्या है? रतनपुर, जो शिवनाथ नदी के उत्तर में थे, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है ब में रायपुर, शिवनाथ नदी के दक्षिण में। रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवंग, अमीरा, दुर्ग, शारदा, सिरसा, मोहदी, खलारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंगारगढ़, सुअरमाल, टेगनागढ़, अकलवाड़ा, वर्तमान का अकलतरा। ये इतने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल संस्था किन शासकों ने बनाई थी? पंचकुल नामक एक संस्था स्थानीय प्रशासन करने के लिए किन शासकों ने बनाई थी? ऑप्शन ए कलचुरी, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी काकतीय, ऑप्शन डी नागवंशी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कलचुरी। व्याख्या, स्थानीय प्रशासन हेतु पंचकुल नामक संस्था कलचुरियों ने बनवाई थी। इसमें कुल 5 से 10 सदस्य होते हैं, जिन्हें महत्तर कहा जाता था। इन्हें क्या कहा जाता था? पंचकुल के सदस्यों को महत्तर कहा जाता था, और सदस्य प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। सदस्यों को महत्तर और उसके प्रमुख को महत्तम कहा जाता था। पंचकुल में 6 प्रमुख अधिकारी, मुख्य पुलिस अधिकारी, पटेल, तहसीलदार, लेखक, कर्णिक, लेखक को ही कर्णिक भी बोला जाता था, शुल्क ग्राहक, प्रतिहारी होते थे। तो इसमें जो 6 होते थे कौन कौन से होते थे? पुलिस अधिकारी, पटेल, तहसीलदार, लेखक कर्णिक, शुल्क ग्राहक और प्रतिहारी होते थे। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? जो लगान लगाता था उस अधिकारी का पद नाम क्या था, ये पूछा गया है। ऑप्शन ई महाबलाधिकृत, ऑप्शन बी अक्षपटलिक, ऑप्शन सी महाप्रमात्र, ऑप्शन डी राजस्व सचिव, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा महाप्रमात्र। महाप्रमात्र कहा जाता था लगान अधिकारी को। व्याख्या, कलचुरी प्रशासन के प्रमुख अधिकारी, महामंत्री सर्व प्रमुख अधिकारी होता था, महामात्य प्रमुख मंत्री होता था, महाप्रतिहार संचार विभाग का प्रमुख होता था, महामात्र जमाबंदी विभाग का प्रमुख लगान निर्धारण करने वाला, जमाबंदी विभाग का प्रमुख और लगान निर्धारण करने वाला था। पूर्व प्रधान नगर प्रमुख अधिकारी होता था, पूर्व प्रधान। महासंधि विग्रह विदेश विभाग का प्रमुख होता था, जैसे विदेश मंत्री अभी होते हैं वैसे विदेश विभाग का प्रमुख महासंधि विग्रह था। महापुरोहित महाधर्मकर्णिक धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था, जैसे अभी के पुरोहित होते हैं पंडित वैसे। महाभंडागारिक प्रमुख कोषाध्यक्ष होता था, प्रमुख कोषाध्यक्ष महाभंडाधारिक। महाबलाधिकृत मुख्य सेनापति को महाबलाधिकृत कहा जाता था। दांडिक न्याय अधिकारी को, दंड देने वाले को दांडिक मतलब न्याय अधिकारी। नेक्स्ट, महाझपटलिक राजस्व विभाग, महाझपटलिक राजस्व विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी विभाग के प्रमुख का पद नाम बताइए। जमाबंदी विभाग के प्रमुख पद नाम अभी व्याख्या में देखे थे, यही लगान अधिकारी भी होता था। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा महाप्रमात्र। महाप्रमात्र जो है जमाबंदी विभाग का अधिकारी भी था और लगान अधिकारी भी था जो लगान निर्धारण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए, मतलब उत्तर को हम लोग इस तीनों में से कौन सा सही है वो देखना है। पहला,
कलचुरी प्रशासन में राजा के अधिकार सीमित थे। तो ये गलत है, राजतंत्र में राजा के अधिकार सीमित नहीं होंगे। नेक्स्ट, प्रशासन के विभागों का दायित्व महात्य मंडल के सदस्यों पर होता था। तो ये सही है। नेक्स्ट, राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। तो ये भी सही है। ऊपर के क्वेश्चन में देखे थे, तो इसमें ब और सा सही है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या, प्रशासन के विभागों का दायित्व महात्म मंडल के सदस्यों पर होता था। राज्य गढ़ों में विभाजित था तथा प्रत्येक गढ़ में 84 ग्राम होते थे। कलचुरी प्रशासन में राजा को सर्वाधिकार प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला, इसमें भी सही बताना है ना। पहला, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। तो ये सही है, राजा को पूरा अधिकार होता था। दूसरा, राजा की सहायता के लिए आमात्य मंत्री होते थे। ये भी सही है। तीसरा, संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों प्रांतों में विभाजित था। तो ये भी सही है। इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, जो हमारा ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। व्याख्या, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। राजा की सहायता के लिए आमात्य मंत्री होते थे। संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था। ये वही जो लिखा था वही है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। तो ये सही है। दूसरा, प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। ये भी सही है। तीसरा, गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। तो ये गलत है। गांव के प्रशासन का प्रमुख गौटिया होता था। ऊपर हम लोग डिटेल में देखे थे। तो इसमें पहला और दूसरा सही है, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। व्याख्या वही दिया है जो क्वेश्चन में लिखा है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में प्रमुख अधिकारियों का नाम दिया है और सूची 2 में उनको कौन सा विभाग मिला है उसको पूछा गया है। आइए देखते हैं। ए, महाक्षपटलिक क्या था? महाक्षपटलिक को राजस्व विभाग प्राप्त था। तो इसका दूसरा हो जाएगा। बी, दांडिक मतलब क्या है? न्याय करने वाला, जो दंड देता है, इसका पहला हो जाएगा। महाधर्मकर्णी धर्म विभाग से रिलेटेड था और महासंधि विग्रह विदेश विभाग से रिलेटेड था। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ए का है दूसरा, बी का है पहला और सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें जो व्याख्या दिया है वो गलत दिया है। महाक्षपटलिक को न्याय विभाग दे दिया है, दांडी को राजस्व, महाधर्मकर्णिक विदेश विभाग और महासंधि विग्रह धर्म विभाग। तो ये शायद प्रिंट मिस्टेक होगा, ये गलत है, इसको मत देखिएगा। ऊपर हम लोग एक टेबल देखे थे ना, उसका ध्यान रखना। अब यहाँ पे प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कलचुरी का। अब कलचुरी कालीन कला एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। कलचुरी कालीन कला एवं संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किसके भक्त अनुयायी थे? ऑप्शन ए शिव, ऑप्शन बी दुर्गा, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी काली। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये शिव जी के अनुयायी थे कलचुरी। व्याख्या, कलचुरी राजा धर्मनिरपेक्ष हुआ करते थे। वास्तव में कलचुरी शासक शिव के उपासक थे। वो धर्मनिरपेक्ष हुआ करते थे, मतलब उनके शासन में सभी धर्म को सम्मान था, लेकिन वो शिव जी के उपासक थे। यह प्रायः शिव मंदिर बनवाते थे और उसके द्वार पर ओम नमः शिवाय का अंकन होता था। तो ये शिव जी के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? कलचुरी वंश की कुल देवी गजलक्ष्मी थी। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलचुरी शासक राजसिंह के दरबारी कवि
गोपाल मिश्र ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए तारीख ए है ये वंशी, तो नहीं, ये गलत है। ऑप्शन बी खूब तमाशा, तो कलचुरी काल के गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा को लिखा था, ये सही है। इसमें छत्तीसगढ़ शब्द का भी प्रयोग किया था। व्याख्या: कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि गोपाल मिश्र ने वर्ष 1746 में खूब तमाशा ग्रंथ की रचना के साथ ही सुदामा चरित, जैमिनी अश्वमेध तथा राम प्रताप अपूर्ण राम प्रताप जो थे अपूर्ण, इसको इसके बेटे ने पूर्ण किया था, ये सब की रचना की थी। गोपाल मिश्र का बेटा कौन था? माखन मिश्र, जिसने राम प्रताप को पूरा किया था। ये सारी रचना, ये इसमें जो देखिए अभी वो रचना किसका था? गोपाल मिश्र का था। और ये राम प्रताप जो था माखन मिश्र ने उसको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खूब तमाशा नामक काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? तो अभी देखे थे गोपाल मिश्र ने की थी। हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खल्ल वाटिका में विष्णु मंदिर का निर्माण कराने वाले व्यक्ति का नाम था? ऑप्शन ए देवपाल, ऑप्शन बी यश, ऑप्शन सी रत्न सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, देवपाल ने खल्ल वाटिका में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवपाल मोची किस स्थान से संबंधित था? ऑप्शन ए मल्हार, ऑप्शन बी खल्लारी, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी खल्लारी हो जाएगा। इसी देवपाल मोची ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था खल्ल वाटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य के कहाँ पर स्थित किले को गज किला कहा जाता है? तो ये जो गज किला है वो कहाँ पे स्थित है, उसी को पूछा है मैंने। ऑप्शन ए जसपुर, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी रतनपुर। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी रतनपुर है। छत्तीसगढ़ में गज किला बिलासपुर जिले के रतनपुर में स्थित है। तो हमारा यहाँ पे कलचुरी शासन का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पिछले वीडियो को भी देखिए, इस वीडियो को भी देखिएगा, और अगर थोड़ा भी इम्पोर्टेंट लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर्धा की फड़ी नागवंश से लेकर पूरे मध्यकालीन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आधुनिक में जाएंगे। थैंक यू।